संबंध। हाँ, चतुर्विध संबंध में 4 तरह संबंध हम बताए थे। कौन कौन से होते हैं 4 संबंध? परिवर्तन। पहला होता है कि जब 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में चले जाएं, एक पहले की राशि में, दूसरा दूसरे की राशि में, चतुर्विध संबंध। ठीक है, उसको हम समझाए थे इंदिरा गांधी कुंडली से, याद होगा। परिवर्तन स्क्रीन संबंध दिख रही है? जी। ठीक है, विशाल पिछले क्लास में नहीं थे तो स्थान परिवर्तन हम समझाए थे। ठीक है, इंदिरा गांधी कुंडली में। ठीक है, तो इसमें हम बता रहे हैं। अभी स्क्रीन दिख रहा है मेरा पूरा? जिसको जो समझ नहीं आएगा वही हमें रुक देगा। ठीक है, तो चतुर्विध संबंध में कोई भी 2 ग्रह हैं 4 तरह से रिश्ता बना सकते हैं दूसरे से। ठीक है, कि जब कोई ग्रह, मान लेते कोई ग्रह ए है और दूसरा ग्रह बी है। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ। ठीक है, तो ए वाला ग्रह बी की राशि में चला जाए और बी ए की राशि में आ जाए। अब राशि में चला जाए या नक्षत्र में चला जाए। ठीक है, नक्षत्र क्या होता है अभी हम आगे समझाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ शनि है, ठीक है, और यहाँ चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा का घर कौन सा है? कौन सी राशि होती है चंद्रमा का? कर्क राशि। ठीक, सही बोल रहे हैं हम? विशाल, बड़े? हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बोला करो, नहीं तो हमें लगता है हमारा माइक चला गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये चंद्रमा बैठे हैं कहाँ पर? शनि के 10 नंबर यानी मकर राशि में, शनि के घर में। ठीक है, चंद्रमा आ गए शनि के घर में, और शनि कहाँ चले गए? कर्क राशि से चंद्रमा घर में। तो चंद्रमा घर में शनि चले गए और शनि के घर में चंद्रमा आ गए। इन दोनों ने स्थान परिवर्तन कर लिया। इसको बोलते हैं स्थान परिवर्तन राजयोग। ठीक, जिसके कुंडली में जितने ज्यादा स्थान परिवर्तन राजयोग उतना बड़ा आदमी। ठीक है, जैसे हम यहाँ चंद्रमा का शनि के साथ स्थान परिवर्तन दिखाए थे। ठीक है, फिर यहाँ मंगल का और यहाँ सूर्य यहाँ बैठे हैं। मंगल और सूर्य ने यहाँ स्थान, दोनों ने राशि परिवर्तन किया था। 2 स्थान परिवर्तन यहाँ हो गए। शुक्र और बृहस्पति यहाँ पर स्थान परिवर्तन किए थे। 3 स्थान परिवर्तन राजयोग थे इंदिरा गांधी कुंडली में, तब जाके इतना बड़ा आदमी बनी थी वो। ठीक है, और उसके बाद हम कौन सा बताए थे? दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध क्या होता है? दूसरा हम बताया था चतुर्विध संबंध, 4 तरह संबंध में दृष्टि संबंध हम समझाए थे। ठीक है, जैसे अभी हम कुंडली बना लेते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन कौन से दृष्टि संबंध बन रहा है। ठीक है, इसमें हम समझाए तुझे, जैसे यहाँ शनि है। ठीक, दृष्टि संबंध क्या होता है कि एक ग्रह ए, दूसरा ग्रह बी, ए बी को देखे और बी ए को देखे। इसको ज्वाइन करा ले। ठीक है, कितने लोग हैं इसमें क्लास में? ठीक है, काफी जनता है आज। ठीक है, चतुर्वेद संबंध में क्या बताए थे कि जब दृष्टि संबंध, पहला हो गया स्थान परिवर्तन, दूसरा हो गया दृष्टि संबंध। ए बी को देखे और बी भी ए को देखे, एक तरह से ये संबंध बनता है। ठीक, ठीक है, बड़े हम सही बोल रहे हैं ना? हाँ, जहां गलत बोल रहे हो हमें ठोक देना। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है, जैसे यहाँ शनि है। ठीक है, शनि कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं? अंकुर, शनि की 3 दृष्टियां, 3, 7 और 10। ठीक है, तो तीसरी दृष्टि से यहां देखेंगे, 7वीं दृष्टि से यहां देखेंगे और 10वीं दृष्टि इधर देखेंगे। ठीक, तो शनि ने मंगल को देखा यहाँ 7वीं दृष्टि से, और मंगल की कौन कौन सी दृष्टि होती है अंकुर? 4, 7, 8। 4, 7, 8। तो 7वीं दृष्टि से शनि को देखेंगे कि नहीं देखेंगे इसको? सप्तम दृष्टि मंगल की शनि पड़ेगी। हाँ, तो मंगल और शनि जो एक दूसरे से दृष्टि स्थापित कर रहे हैं, इसको बोलते हैं दृष्टि संबंध। ये होता है दूसरा। पहला होता है स्थान परिवर्तन, दूसरा होता है दृष्टि संबंध, तीसरा कौन सा होता है? ये हो गया पूर्ण दृष्टि। पूर्ण दृष्टि मतलब दोनों ने एक दूसरे को देखा। ठीक, कई बार होता है कि एक अगर दूसरे को देख तो रहा लेकिन दूसरा अगर उसको नहीं देख रहा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई बार, कभी ऐसा ग्रह देखे हो? ऐसा होता है कभी? जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मंगल को देखते हैं। ठीक है, मंगल की कौन कौन सी दृष्टि? 4, 7 और 8। तो 1, 2, 3 और 4। चौथी दृष्टि यहाँ पर सूर्य और शुक्र पर। ठीक, 7वीं दृष्टि यहाँ गई और 8वीं दृष्टि यहाँ गई। ठीक, लेकिन सूर्य कहाँ देख रहे हैं? सूर्य देख रहे हैं लग्न पर। तो ये होता है कि एक ग्रह होता है बी को देखे लेकिन बी ए को न देखे। ये तीसरा होता है एक दृष्टि संबंध, एकल दृष्टि संबंध इसको बोलते हैं। 4 प्रकार के संबंधों में ग्रह 4 तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। इसमें होता है तीसरा कि एकल दृष्टि संबंध बन जाए। ठीक, इतना क्लियर? और चौथा होता है जब 2 ग्रह युति कर लें।
एक साथ बैठ जाए, दो ग्रह ए और बी दोनों साथ बैठ जाए, उसको बोलते हैं युति संबंध। जैसे यहाँ सूर्य शुक्र साथ बैठे हैं, युति संबंध हुआ, ठीक है। जिस भाव में बैठे हैं और जिस भाव का स्वामी है, दोनों का फल एक साथ मिश्रित हो जाएगा। जैसे शुक्र कहाँ का स्वामी होते हैं? वृष राशि चौथे भाव का, और यहाँ पर सातवें और नौवें भाव का। चौथे और सातवें भाव के प्रभाव को लेकर सप्तम भाव में आ गए हैं। चौथा भाव किसका है? माता का। नौवां भाव किसका है? पिता का। माता और पिता का भाव लेकर वैवाहिक जीवन में आ गए हैं। तो जिसकी भी एक कुंडली होती है, उसके कुंडली में कहते हैं इसके इस जातक के वैवाहिक जीवन में इसके माता पिता का बड़ा हस्तक्षेप है, ठीक है। जिसके भी चौथे के मालिक सप्तम में आ जाए या दृष्टि दे दे, जिस भाव, अच्छा कोई जोर नहीं, चौथे के मालिक तीसरे भाव के मालिक का सप्तम में दृष्टि दे रहे हैं या चले आए हैं, तो कहा जाएगा इसके वैवाहिक जीवन में इसके भाई बहनों का बड़ा प्रभाव है। प्रभाव मतलब कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस वो लोग डाल रहा है। और यहाँ पर शुभ स्थिति में आया है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ जो ग्रह आया है उस समय राशि में आया है, मित्र राशि में आया है, उच्च की राशि में आया है, तो ये कहा जाएगा उसके भाई बहन को बहुत पॉजिटिव रोल है इसको वैवाहिक जीवन में। और वही कोई ग्रह यहाँ पर आ जाए और नीच का हो जाए, मलिन हो जाए, शत्रु क्षेत्र हो जाए, तो कहेंगे इसके उस भाव से, जैसे तीसरे भाव का तो भाई बहनों का रोल खराब है, चौथे भाव का किसी का आ जाए तो कहेंगे उसकी माता का खराब रोल है इसके वैवाहिक जीवन में, डिस्टर्ब। नौवें भाव का स्वामी आ जाए सप्तम में, उसे कहेंगे उसकी माता जो है कुछ ना कुछ में डिस्टर्बेंस कर रही है, ठीक है। ये हो गया चतुर्विध संबंध, ठीक है। अब ये चारों याद रहेगा किस तरह ग्रह संबंध बना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारे पास जो राशियां, कितनी राशियां टोटल राशियां कितनी हैं साधना? कितनी राशियां हैं टोटल? 12। कौन कौन सी? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें जो होता है तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक को कहा गया चर, ठीक है। चर मतलब जो चलता फिरता रहे, जिसमें गति हो, ठीक है। एक 3 भागों में 12 राशि को 3 भागों में बांटा गया। तो एक कितने आएंगे? 4 ऐसी राशि आएंगे जो 3 भागों में आएंगे, ठीक है। पहले को कहा गया चर, दूसरे को कहा गया स्थिर, और तीसरे को कहा गया द्विस्वभाव, ठीक। चर मतलब मूवेबल में बहुत तेज चल रहा हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी राशि क्या होती है, जैसे ब्रह्मांड है, ठीक है। ऐसे कुछ ब्रह्मांड है अपना, ठीक। तो एक राशि यहाँ है, उसके बगल में दूसरी राशि है, तीसरी राशि, क्षेत्र बांटा है। जैसे ऐसा कुछ है नहीं, लाइन नहीं खींचा गया है, ठीक है। ऐसे क्षेत्र बांटा गया है, ठीक है। ऐसे क्षेत्र बांटा गया है, ठीक। ऐसे क्षेत्र बांटा गया, ठीक है। तो कुछ जगह जैसे इसमें अब सारे ग्रह इसमें भ्रमण कर रहे होते हैं, ठीक। सारे ग्रह, अब चूंकि मान लो ये रास्ता है, ठीक है, इसी में सारे ग्रह घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो कुछ जगह होता है ग्रह बहुत तेज चल रहे होते हैं, अब कुछ जगह एकदम धीमे चल रहे होते हैं, और कुछ जगह कुछ धीमे चलते हैं, कभी तेज चलते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना, रास्ते में जब जाते हैं तो कुछ ऐसे रास्ते ऐसे बने होते हैं जहाँ बहुत तेज गाड़ी चलती है। कई बार ऐसा होता है गाड़ी बहुत धीमे चलती है, कई जगह होता है धीमे भी कभी चलेगी कभी तेज चलेगी। ऐसा सामान्य रूप से सड़कों पर होता है। जैसे रास्ते सीमेंट वाले रोड पर चलेंगे तो कुछ अलग स्पीड आएगी, डामर वाले रोड पर चलेंगे तो अलग स्पीड में, खड़ंजा पर चलेंगे तो अलग आएगी, और एक जैसा रोड तो कहीं मिलता नहीं है। ऐसे ब्रह्मांड में है, ठीक है। कि कुछ जगह ऐसे होता है ग्रह बहुत तेज चल रहे होते हैं, कुछ जगह बहुत धीमे चल रहे होते हैं, ठीक है। तो चर राशियां वो होती हैं जिनमें ग्रह की गति तेज होती है, ठीक। स्थिर वो होते हैं जिनमें बहुत धीमे चल रहे होते हैं ग्रह, ठीक है। और द्विस्वभाव मतलब जिनका दो स्वभाव हो, ठीक है। स्थिर मतलब एक जगह स्थिर बैठा हुआ है, ठीक है। द्विस्वभाव मतलब धीमा भी हो और तेज भी हो, ठीक। इतना समझ में आ रहा है? इतना कुछ। अब हम आगे बताएं आगे कौन कौन से राशि चर है, स्थिर है, कौन द्विस्वभाव है। अंकुर, कोई डाउट? कितने तरह की राशियां हैं गति के आधार पर? क्या गति के आधार पर कितने तरह की राशियां हैं? एक गति के आधार पर बता रहे हैं ना, कौन कितने स्पीड से चल पाएगा, ठीक है। स्पीड के आधार पर 3 तरह की राशियां होंगी, ठीक है। ठीक है विशाल, कोई डाउट? नहीं भैया, ठीक है। ठीक है। तो जो पहली राशि है ये चर राशि है, ठीक। दूसरी स्थिर होती है, दूसरी मतलब वृष राशि, ठीक। और तीसरी होती है द्विस्वभाव, ठीक। इतना हो गया। फिर से जो चौथी राशि वो चर राशि होगी, अगली राशि स्थिर, फिर द्विस्वभाव, ये क्रम हमेशा चलेगा। फिर 7वीं जाएगी तो चर, स्थिर, द्विस्वभाव, ठीक है। ये 3। फिर ये क्या होगा? पहला चर, दूसरा स्थिर और तीसरा द्विस्वभाव। तो चर में कौन कौन आ रहा है? चर में एक पहला आ जाएगा चर, चौथा आ जाएगा चर, 7वां आ जाएगा चर और 10वां आ जाएगा चर। इतना समझ में आ रहा है? फिर से समझाएं। उंगली पर गिनना चालू करना चाहिए। चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव।
इसको लिखो, नोट करो, नोट में कॉपी होगा ही। पहला चर, दूसरा स्थिर, तीसरा द्वि स्वभाव। ठीक, फिर उसके आगे चर, फिर सातवां चर, 10वां चर, 5वां स्थिर, अच्छा हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं कि जो मेष लग्न वाला होगा, जिसका लग्न मेष है, मतलब वो जिसका व्यक्तित्व मेष वाला है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी बदलती रहती है, इसको बदलाव पसंद है। आ रहा है समझ में? कुछ लोग होते हैं कि बदलाव नहीं चाहते हैं। तो कौन से लोग जो बदलाव नहीं चाहते हैं जीवन में, जो ऐसा चल रहा है चलने दिया जाए, वो स्थिर लग्न वाले होते हैं। स्थिर लग्न वाले, या जिनके कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह स्थिर लग्न राशि में होंगे, किसी भी व्यक्ति के जो ग्रह स्थिर राशि में होगा वो बदलाव पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब ये होगा। द्वि स्वभाव वाले ये ठीक है, कभी चाहे कहेंगे हमें बदलाव चाहिए, कभी कहेंगे बदलाव नहीं चाहिए, मतलब ये ठीक है, मतलब बदलाव कर भी लेंगे, स्थिर भी रह लेंगे। चर वालों को दिक्कत कहाँ होगी? या कोई किसी के कुंडली में चर राशि में ज्यादा ग्रह है, या वो चर लग्न वाला व्यक्ति है, ठीक है, उसको एक ही जगह काम बैठा दिया जाए, बैठ के कह दिया बैठ के जिंदगी भर काम करो, वो खुश रहेगा नहीं रहेगा? कुंजे नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बदलाव चाहता है जीवन भर। ठीक है। अच्छा, किसी के दसम भाव में, दसम भाव किसका होता है? कर्म का क्षेत्र, चर का। चर का दसम भाव, चर का। अच्छा, यहां से बता रहे हो, अच्छा ठीक है। नहीं, कुंडली में किसी का दसम भाव, मान लेते किसी का दसम भाव यहां पर है, ठीक है, दसम भाव में हमें चर राशि बन रही है, यहां पर बनना है चर राशि, ठीक है, यहां पर दसम भाव में चर राशि बन रहा है, ठीक है। तो उसको कैसे काम पसंद आएंगे? घूमने फिरने वाले के बैठे काम करने वाला? घूम फिर के। घूम फिर के। और किसी का स्थिर राशि बने तो आपको कहेगा हमें ऐसा ऑफिस वाला काम चाहिए, चर वाला कहेगा हमें फील्ड जॉब चाहिए, द्वि स्वभाव वाला क्या कहेगा कि हम फील्ड जॉब भी कर लेंगे और ऑफिस वाले भी कर लेंगे, ठीक। असली मीनिंग समझ में आ रहा चर स्थिर द्वि स्वभाव का? कोई डाउट? ब्यूटी, कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अच्छा, अब राशियों के आधार पर उनके बाधक ग्रह बताए गए। बाधक, बाधक जैसे नाम बता रहा है, बाधक क्या करेगा बड़े? बांधेगा। बांधने मतलब जो रोकने वाला ग्रह, ठीक है। तो जितनी कुंडली है, ठीक है, तो या तो चर लग्न बनेगा किसी का भी, या तो चर बनेगा, या तो स्त्री, या तो इस यही लग्न बनेगा, ठीक है। हर लग्नों के लिए अलग अलग बाधक ग्रह बताए गए हैं, ठीक है। यो बाधा पहुंचाएगा। विशाल पढ़े हो? बाधक ग्रह पढ़े हो? ठीक है, आज अच्छा पढ़ रहे हो, चलो ठीक है। किसी का चर लग्न है, ठीक, चर लग्न वालों का लिखो, नोट्स में बनाओ। चर लग्न एकादश भाव बाधक होता है। चर लग्नों के लिए एकादश भाव बाधक होता है। हर कोई लाइन को है ना? एक बार और चर लग्न के लिए एकादश भाव बाधक होता है, ठीक है। अब इसका स्वामी, एकादश के स्वामी, जैसे चर लग्न कोई भी बनेगा, अभी हम एग्जांपल बताएंगे, इसका स्वामी जहां भी बैठेगा वहां कुछ ना कुछ रोकेगा। बाधक मतलब जहां बाध बना हुआ, कुछ रुकावट है, तो रुकावट पार करने के लिए कुछ उपाय करना पड़ता है, ठीक है, कुछ व्यवहारिक उपाय करना पड़ता है। जैसे कि अगर इसके बाधक पहले घर में बैठ जाए, किसी का बाधक, तो व्यक्ति खुद ही अपना नुकसान पहुंचा रहा है, या उसका कहेंगे उसका स्वास्थ्य बाधा पहुंचा रहा है। दूसरा भाव मतलब उसकी बाड़ी बाधा पहुंचा रही है। तीसरे भाव में बैठे उसका मेहनत को बाधा पहुंचाएगा। चौथे भाव में बैठे मतलब इसके घर से कुछ बाधाएं आ रही हैं। पंचम भाव में बैठे मतलब संतान से कुछ बाधाएं आएंगी, संतान में, शिक्षा में कुछ बाधा आएगी। बाधक जहां भी जाएगा, छठे में जाएगा तो कुछ रोग ऋण शत्रु से इसको बाधा पहुंचेगी। सप्तम में जाए तो पार्टनरशिप में, वैवाहिक में कुछ बाधा पहुंचेगा। दसम में जाए तो कर्म क्षेत्र में बाधा पहुंचाएगा। बाधा मतलब
कट नहीं कर देना, रोकना, डिले करना। जो काम आज होने वाला वो 4 दिन बाद होगा। बाधा का मतलब एक होता है कि रोक देना, वो अलग चीज होता है। ये बाधा पहुंचाना मतलब रोकना, थोड़े समय के लिए रोकना, ठीक है। तो चर लग्न वालों के लिए एकादश शेष बाधक होता है, ठीक है। इसके नक्षत्र में जो भी ग्रह बैठेगा वो भी बहुत कम काम कर पाता है, क्योंकि वो बाधक में ऐसे लगा, ब्रेक लगा हुआ है, ठीक। इतना हो गया। किसी का स्थिर लग्न हो, स्थिर लग्न वालों के लिए नवम भाव बाधक होता है। लिखो, स्थिर लग्न वालों के लिए नवम भाव बाधक होता है। और नवमेश जहां जहां जाएंगे वहां वहां कुछ बाधा देंगे, या नवमेश के नक्षत्र में जो भी ग्रह बैठेगा वो भी थोड़ा थोड़ा कम काम करेगा, क्योंकि उसके 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 पहिए में ब्रेक लगा हुआ है, बाधा पहुंची हुई है, ठीक है। लिख लिए। द्वि स्वभाव वालों के लिए सप्तम भाव बाधक होता है। द्वि स्वभाव वालों के लिए सप्तम भाव बाधक होता है, ठीक है। लिख लो। चर के लिए एकादश, स्थिर के लिए नवम, दो घर पीछे आ रहे हैं इधर से, ठीक है। और द्वि स्वभाव वालों के लिए सप्तम भाव बाधक होता है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं और इसमें बताओ इनका कौन सा लग्न है, कौन सा बाधक है। मधु खाना है कॉल में। ये कौन सा लग्न है, चर है कि स्थिर है कि द्वि स्वभाव है, कैसे गिनेंगे हम लोग। 1 नंबर चालू करो। ये चर, फिर ये स्थिर, फिर ये द्वि स्वभाव, फिर चर स्थिर द्वि स्वभाव, चर स्थिर द्वि स्वभाव, चर स्थिर द्वि स्वभाव। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 11 नंबर स्थिर आ रहा है ना। चर स्थिर द्वि स्वभाव, चर स्थिर द्वि स्वभाव, चर स्थिर द्वि स्वभाव, चर स्थिर द्वि स्वभाव, ठीक है। ये स्थिर लग्न हुआ। स्थिर लग्न के लिए कौन सा बाधक होता है, कौन सा भाव। नवम भाव। नवम भाव का मालिक कौन है। गुरु। बहुत बढ़िया, शुक्र होंगे। नवम भाव काल पुरुष कुंडली नहीं पूछ रहा हूं मैं, इस कुंडली के लिए पूछ रहा हूं कि नवम भाव में के गुरु स्वामी कौन है। स्क्रीन दिख रहा है। इनके लिए 9 नंबर मतलब धनु राशि होती है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस कुंडली के नवम भाव, नवम राशि और नवम भाव दोनों में अंतर होना चाहिए। राशि और भाव अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। हमेशा याद रहे, शुरुआती दौर में बहुत गलती होती है, ठीक है। मोती नहीं समझे हमको, फिर तो बताइए। इनके नवमेश कौन से हैं, नवम भाव के स्वामी कौन है इस कुंडली के। नवम भाव में कौन सी राशि बन रही है इनकी। क्या हुआ, कुंडली में दिख रहा है। इनका लग्न कौन सा है। कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न है। इनके सप्तम भाव में कौन सी राशि बन रही है। तुला। सप्तम में तुला बन रहा है, यहाँ सामने में जो गोला किया हूँ। सिंह बन रहा है। और नवम भाव में कौन सा बन रहा है, यहाँ कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तुला बन रहा है इसमें। अब तुला के स्वामी कौन होते हैं। शुक्र। तो इनके बाधक कौन हो गए। स्थिर लगने के लिए नवम के स्वामी होते हैं बाधक। भैया समझ में आ रहा है। भैया कॉल में है। अच्छा हाँ, शुक्र बाधक बन रहा है ना, इतना समझ में आ रहा है। अब शुक्र कहाँ बैठे हैं मोती। शुक्र कहाँ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव में। इनके वैवाहिक जीवन में बाधा पहुंचेगा, इनके शादी में इनका देरी हुई जहाँ बैठे और जहाँ देख रहे हैं। इनका भी मतलब ये कौन सा भाव होता है, व्यक्ति खुद होता है। इनके जीवन में धीरे धीरे बाधाएं आएंगी, कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी। इसके लिए उपाय करना पड़ता है, ठीक है। उपाय हम बता देंगे बाद में कि क्या उपाय करना पड़ता है, ठीक है। अब हम एक और कुंडली बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम टाइम बदल देते हैं। साधना लग्न कौन सा है, कौन सा लग्न है ये।
आवाज नहीं आ रही हमें। मधु। मेष। मेष। मोती चर राशि है, चर लग्न है कि स्थिर लग्न है? चर। चर के बाधक कौन होते हैं? भाव। कौन भाव? एकादश भाव। एकादश। एकादश स्वामी कौन है इनके? शनि है। शनि है। शनि कहाँ बैठे हैं? दसम भाव में, कर्म क्षेत्र में। तो कहाँ बाधा पहुंच रही इनको? दसम भाव कर्म में, वृत्ति व्यवसाय में इनको बाधा पहुंच रही है। ठीक है, इतना आ रहा समझ में? अब हम ये देखते हैं ये कौन सा लग्न है, कौन सा लग्न है? अभी हम थोड़ा रुक जाए, थोड़ा रुक जाए। ये कौन सा लग्न है? मिथुन। मिथुन लग्न है। चर लग्न है कि स्थिर लग्न के? द्वि स्वभाव है। द्वि स्वभाव है। द्वि स्वभाव। ठीक, द्वि स्वभाव है तो इनके बाधक कौन होते हैं? मधु। सप्तम भाव। सप्तम भाव। सप्तम के मालिक कौन है? गुरु। गुरु। कहाँ गए हैं? दसवें भाव में। तो इनके वृत्ति व्यवसाय में एक बाधा पहुंचेगी। और कहाँ कहाँ देखेंगे ये? यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे। जहां जहां देखेंगे वहां बाधा पहुंचाएंगे। यहाँ धन से बाधा पहुंचाएंगे, यहाँ माता के सुख से, घर के सुख से बाधा पहुंचाएंगे, यहाँ रोग बढ़ा के बाधा पहुंचाएंगे। आ रहा समझ में? बाधक ग्रह। कोई डाउट यहाँ तक? चर स्थिर द्वि स्वभाव। चर के लिए एकादश भाव, स्थिर के नवम भाव और द्वि स्वभाव के लिए सप्तम भाव बाधक होता है। ठीक है, तभी हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? एक तो मार्केस पढ़े थे। मार्केस कौन कौन से होते हैं? जैसे हम अभी रिवाइज कर लेते हैं। ये होता है केंद्र स्थान, 1 4 7 भाव जो होता है केंद्र स्थान होता है, इसको शुभ भाव बोलते हैं, हमारे लिए अच्छा भाव होता है। ठीक, लग्न नवम और पंचम इसको बोलते हैं त्रिकोण। त्रिकोण बोलते हैं ना, त्रिकोण भी हमारे लिए बहुत शुभ भाव होता है। पंचमेश जहां जाएगा वहां कुछ ना कुछ शुभ फल देगा। नवमेश जहां जहां जाएगा वहां शुभ फल देगा। लग्नेश जहां जहां जाएगा वहां शुभ फल देगा। ठीक, केंद्र के स्वामी भी हमारे लिए शुभ होते हैं। खतरा कहाँ होता है? एक अष्टम भाव। क्यों? क्योंकि यहाँ उम्र होता है, उम्र यही होता है। ठीक, एक्सीडेंट यही होता है, सारी विपत्तियां यही होती हैं। छठा भाव में होते हैं हमारे रोग ऋण शत्रु। छठे भाव में हमारे रोग ऋण शत्रु भी हमें परेशान करते रहते हैं। द्वादश भाव में होता है हॉस्पिटल और विदेश, ये भी हमारी दिक्कत करते हैं। ठीक है, धन का भाव हम बताए थे दूसरा भाव, इनकम का भाव एकादश भाव। ठीक है, अच्छा कुंडली में दो चार चीज और बताए थे कारकत्व को लेकर। ठीक है, कि दिशा बताए थे। दिशा बताए थे, याद होगा कि जो लग्न होता है, जो भी होता है, ये होता है पूरब। हम रिवाइज कर दें ताकि आगे हम चलें। ठीक है, ये जो सब कहीं कोई भी कुंडली खोले तो ये जो दिशा होती है पूरब होता है, ये जो दिशा होता है पश्चिम होता है। विशाल पता होगा तुम्हें? ये भाव होता है दक्षिण होता है। ठीक है, और ये भाव होता है उत्तर होता है। ठीक है, तो कुंडली में मंगल जिधर बैठे होंगे उधर होता है किचन। कोई भी इंसान आपके पास कुंडली दिखाने आए तो उसके जन्म का कुंडली बन जाए तो मंगल जिधर बैठे होंगे उधर ही उसके घर में किचन होगा उसके जन्म के समय। अभी हो सकता है बाद में बदल गया हो, लेकिन जन्म के समय जिधर मंगल होता है उधर तो किचन। मंगल होते हैं आग, आग घर में कहाँ होती है? किचन में ही होती है आग। ठीक है, बृहस्पति जहां बैठे होते हैं उधर होता है पूजा वाला घर। याद है? रिवाइज कर लो सब। ठीक है, चंद्रमा जिधर बैठे होते हैं उधर, चंद्रमा चूंकि वाटर एलिमेंट है, पानी। ठीक है, उधर टंकी होती है, पानी वाली टंकी। ठीक, बुध जिधर बैठे होते हैं उधर पेड़ पौधे लगे होते हैं। ठीक है, सूर्य जिधर होते हैं, सूर्य जिधर होते हैं उधर उधर बहुत प्रभाव वाले लोग होते हैं, प्रभुत्व वाले। उसके घर के आसपास उस दिशा में प्रभुत्व वाले लोग होंगे। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में? राहु जिधर होंगे उधर षड्यंत्रकारी लोग होंगे। कुंडली में जिस क्षेत्र जिधर होंगे उधर होंगे षड्यंत्रकारी लोग। अब कितना दूर पर होंगे? षड्यंत्रकारी क्या होता है अंकल? षड्यंत्रकारी, षड्यंत्र, खड़यंत्र जो दिन रात कुछ ना कुछ किसी को बर्बाद करने का प्लान करता रहे। चुगली करने वाले। खड़ यंत्र 6 तरह के यंत्र होते हैं उसमें। ठीक है, चुगली भी उसमें एक ही है। ठीक है,
किसी न किसी को परेशान करने के जो दिन रात प्लानिंग करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं हर गांव में, हर 2-4 घर पर, ठीक है, जो खाली बैठे रहेंगे। 6 तरह के यंत्र होते हैं उनके पास, किसी तरह की जो लड़ा दें, भिड़ा दें, इसका बर्बाद कर दें, ठीक है। छल कपट करने वाले लोग वो षड्यंत्रकारी होते हैं, ठीक है। जो किसी का भला ना चाहे उसको षड्यंत्रकारी बोलते हैं, ठीक है, ठीक। अब कितना दूर पर होंगे ये कैसे पता चलेगा? जैसे इनका कहा जाए, इनके घर मंदिर किस दिशा में होगा विशाल? इनके घर में मान लो किसी कुंडली है, हमने कुंडली बनाया, मंदिर इनके घर में किधर होगा? इनके घर में या घर के किधर मंदिर होगा? बृहस्पति, बृहस्पति किस दिशा में है? दक्षिण में। दक्षिण में। इतना समझ में आ रहा है सबको कि दक्षिण दिशा में बृहस्पति हैं, ठीक। कितना दूर पर होंगे ये कैसे पता चलेगा? ये जानने के लिए अभी हम जो पढ़ेंगे चर, स्थिर और द्वि स्वभाव। और चर राशि में है तो बहुत दूर होगा, स्थिर राशि में तो बहुत पास होगा, और द्वि स्वभाव में है तो मध्यम दूरी होगा, ठीक है। जैसे कोई ऐसा शादी के समय बहुत लोग पूछते हैं, ठीक है, कि शादी कितना दूर होगा, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? एक तो शुक्र को देखेंगे और एक सप्तमेश को देखेंगे, सप्तमेश को, ठीक है। अगर सप्तमेश मान लेते हैं, सप्तमेश कौन है? बृहस्पति है। अगर ये चर राशि में होते तो बहुत दूर शादी होगा, स्थिर राशि में होंगे तो बहुत नजदीक होगा, और द्वि स्वभाव राशि में होगा तो मतलब मध्यम दूरी पर शादी होगा। तो जो भी शुक्र को, चूंकि शादी के लिए देख रहे हैं तो शुक्र और सप्तमेश को देखेंगे। इंसान अगर कहीं यात्रा के लिए पूछ रहा है या उसका देखें लग्नेश कहाँ बैठे हुए हैं, चर में बैठे हैं तो घर के चर में, घर जैसे द्वादश में जा रहा है, ठीक है, किसी का लग्नेश चल गया द्वादश भाव में, ठीक है। द्वादश भाव किसका होता है? विदेश का, दूरी का, ठीक है। अगर ये चर राशि में लग्नेश गए हैं तो बहुत दूर विदेश में जाएगा। स्थिर राशि में बैठे हैं तो बहुत पास में ही जाए, घर के थोड़ा दूर भी जाएगा, और द्वि स्वभाव में तो मतलब मध्यम दूरी में घर से दूर रहेगा। ऐसे दशमेश का देख लेंगे, दसम भाव में जो राशि पड़ रही है और दशमेश जैसे ग्रह में बैठे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि दशमेश किसी चर राशि में बैठे हैं तो बहुत दूर जाने पर उसको नौकरी मिलेगा, किसी के स्थिर राशि में बैठे हुए हैं तो बहुत पास में नौकरी मिल जाएगा, किसी के द्वि स्वभाव में बैठे हैं तो मध्यम दूरी में उसको नौकरी मिल जाएगी। मतलब समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे इनके राहु बैठे हैं, किसके चर राशि में गए, स्थिर राशि में है? चर राशि में है तो षड्यंत्रकारी लोग किस दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में, लेकिन दूर है। चर राशि में मतलब दूर है थोड़ा। राहु जिधर होते हैं कुंडली में खंडहर भी होता है, खंडहर फूटा फूटा मकान होगा। शनि जिधर होंगे उधर होता है जमीन, खाली जमीन, पड़ती जमीन, खेती वाली जमीन, ठीक है। कुंडली में हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जिधर शुक्र होते हैं उधर होता है घर में बेडरूम, सोने वाला जगह, या जहाँ होता है ना सौंदर्य प्रसाद वाले, मतलब श्रृंगारदानी सब होता है, सजावट वाली जो जगह होती है वो शुक्र बताते हैं, क्यों? शुक्र उसी के देवता है, श्रृंगार के देवता है, सोने के बेडरूम के देवता है। तो शुक्र जिधर होते हैं, जिधर मान लो शुक्र अगर किसी के इधर हो जाए तो मतलब पूर्व दिशा में इनके बेडरूम है, किसी शुक्र इधर है मतलब पश्चिम दिशा में बेडरूम है, तो कुंडली देखकर बताया जा सकता है, ठीक है। और जब कुछ ना समझ में आया कि कुंडली किसी ना हो तो प्रश्न कुंडली बना लेंगे। प्रश्न कुंडली क्या होती है कि जब भी कोई सवाल पूछे, ठीक है, तो जहां पर हम हैं उस समय उस जगह का हम लोग बना लेंगे, ठीक है। और तत्काल बताया जा सकता है उसके मन में क्या सा सवाल, कौन सा सवाल चल रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी हम कुंडली बना लिए, ठीक है, ये 12 नंबर की कुंडली बनी है, ठीक। और ये लग्नेश हो गए, पहले लग्न में जो ग्रह बैठे हैं वो और उसके लग्नेश, ये बता देंगे सवाल किस चीज का सवाल है, ठीक है। तो एक तो लग्न में शनि बैठ गए हैं, शनि किस से कारक होते हैं? शनि कारक होते हैं रोग ऋण शत्रु, मतलब बीमारियों कारक होते हैं, कर्म के कारक होते हैं, कर्म प्रदाता है और दुख के कारक हैं। लग्नेश चले गए चौथे भाव में, तो इसमें ऐसा कहा जाएगा ऐसा इंसान कुछ बीमारी से परेशान है या कुछ माता से परेशान है, इसलिए सवाल करने आया है। अच्छा, अभी कुंडली बना लेते। इस इनके घर में किचन किधर है? इस इंसान के जब जिसका कुंडली बनाया उसके घर किचन किधर है? मधु? पश्चिम में। पश्चिम में है, बहुत बढ़िया। सामने खेती वाली जमीन है, पड़ती जमीन है, शनि यहाँ बैठे हुए हैं। इधर षड्यंत्रकारी लोग हैं, इधर बड़े प्रभाव वाले लोग हैं, सूर्य हैं इधर, या तो सूर्य जिधर हो या तो बहुत प्रभाव वाले लोग होते हैं, मतलब दमखम वाले लोग, सरकार से जुड़े हुए, प्रशासन से जुड़े हुए लोग होते हैं, ठीक है। और उत्तर दिशा में इनके घर पूजा का घर है, ठीक है। ऐसे हम लोग देख लेंगे, ठीक। इनका शादी कितना दूर होगा, किस दिशा में होगा और कितना दूर होगा? ब्यूटी, हाँ भैया, इनकी शादी किस दिशा में होगी, कितना दूर होगा?
शुक्र बैठा का है, वो आपका दिख नहीं रहा है। शुक्र यहाँ पे बैठे हुए कर्क राशि में, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से। चर है, चर में बैठा है क्योंकि शुक्र से भी देखा जाता है और 6 नंबर बुध भी है। हाँ, सप्तमी शुक्र। पहले हम देखें कारक शुक्र को 21 दिशा में बैठे हैं, उत्तर में। उत्तर में। उत्तर इस समय शादी होगा, चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर जो होता है वो भी उत्तर का दिशा होता है, ठीक है। चर राशि में है, कितना दूर होगा, पास में होगा कि दूर होगा इनका? दूर होगा, काफी दूर होगा। अच्छा, इनके सप्तमी से देखा जाए बुध है, ये भी लगभग पश्चिम और उत्तर के कोने में है। शुक्र भी पश्चिम और उत्तर के कोने में जा रहे हैं, तो दोनों ये कह रहे हैं पश्चिम और उत्तर के कोने में शादी होने के इनके ज्यादा चांसेस है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक विशाल? तो हम लोग हो गए, ये हो गया, ठीक है। 4 स्थिति 2 स्वभाव, ठीक है। अब आगे होता है तत्व के राशि पर। तत्व जैसे अभी हम लोग किस में डिवाइड किए कि गति के आधार पर हमने 4 स्थिति, मतलब कौन सा ग्रह गति के आधार पर हमने राशियों को बांटा, ठीक है, कि स्पीड के आधार पर, स्पीड जैसी रहेगी वैसे 4 स्थिति और 2 स्वभाव राशि होंगे, ठीक है। इतना याद रहेगा, उंगली पे लाइंस होता है 4 स्थिति 2 स्वभाव, 4 स्थिति 2 स्वभाव, 4 स्थिति 2 स्वभाव। किसी को गिनने में कोई डाउट, मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है ना? अभी बोल दो, अभी टाइम है। नहीं। ठीक है। अब हर ग्रहों का एक तत्व तो होता है, राशियों का भी तत्व होता है, राशियों का तत्व, राशियों का तत्व, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे हम लोग रास्ता चलते हैं तो कहीं मिट्टी आती है, कहीं रास्ते में कीचड़ आता है, कहीं रास्ते में रेत आती है, ठीक है, कहीं बहुत अच्छा रास्ता आता है, ठीक है। तो मतलब कहीं गर्म लगता है, कहीं ठंडा लगता है, कहीं मिट्टी वाला जगह आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है, इस तरह होता है ना सामान्य रूप से। क्योंकि ब्रह्मांड है, एक जैसा तो है नहीं हर जगह। ब्रह्मांड जो है अपना सारे ग्रह है, तो कई जगह गर्म जगह है, कहीं जल पानी है, ऐसे सामान्य रूप से पृथ्वी पर होता है, कहीं नदी है, कहीं रेत है, कहीं बालू है, ठीक है, कहीं रेगिस्तान है, इस तरह होता है, ठीक। इसी तरह तत्व के आधार पर, तत्व मतलब कितने तत्व होते हैं टोटल? 5 तत्व होते हैं संसार में। कौन कौन से होते हैं बड़े? हाँ? हाँ? पृथ्वी और आकाश और पृथ्वी तत्व, ठीक है। इतना सही है? ठीक है, इतना ठीक है, इतना आता है, ठीक है। तो इसमें आकाश तत्व को नहीं लिया क्योंकि आकाश की ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आकाश में ही जितने राशियां हैं, ठीक है, उनको बोला गया है, ठीक है। तो जो पहली राशि है ये होता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व लिखते चलो, पहली राशि अग्नि तत्व, अग्नि को हम लिख रहे हैं ए तत्व, ठीक है। दूसरी राशि उसको पृथ्वी तत्व, अभी इसका मतलब समझाएंगे, ठीक है। तीसरी राशि है वायु तत्व, चौथी राशि है जल तत्व। पहली अग्नि, दूसरी पृथ्वी तत्व, तीसरी मिथुन राशि वायु तत्व, कर्क राशि जल तत्व। इतना लिख लिए तो बताना। हाँ, हो गया। मधु काना भी है? हाँ। ठीक है। फिर 5वीं राशि आती है अग्नि तत्व, अग्नि। 6ठी राशि फिर से पृथ्वी तत्व, 7वीं राशि वायु तत्व, 8वीं राशि जल तत्व। ठीक। फिर 9वीं राशि जो होगी वो अग्नि तत्व। 10वीं राशि फिर क्या आएगी? पृथ्वी तत्व। सीक्वेंस वही रहेगा, ठीक है। 11वीं राशि काना क्या होगी? पृथ्वी का बाद कौन सा तत्व आ रहा है? वायु, वायु, एयर, एयर, ठीक है। और 12वीं राशि जल, AIR, एयर। 12वीं राशि जल तत्व, ठीक है। पहला, 5वां और 9वां अग्नि तत्व, ठीक है भैया। गुरुजी पढ़ा दिए हैं? हाँ पढ़ा दिए गुरुजी? हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। दूसरा, 6ठा और 10वां पृथ्वी तत्व, यही बोले है ना?
हाँ हाँ 4, 8 और 12 जल तत्व। ठीक। तीन, 7, 11 ये कौन से बचेंगे बड़े? वायु तत्व। ठीक है, इसको ऐसे कहीं लिख लो। ठीक है, 1, 5, 9। अच्छा, कुंडली में खोल के दिखाते हैं। अब इसका मतलब हम बता रहे हैं। ठीक है, अग्नि तत्व जो होता है, अग्नि तत्व मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा। अग्नि हमेशा ऊपर उठती है ना, अग्नि मतलब हमेशा ऊपर उठती हुई। ठीक है, ऊपर उठती, ऊपर इंसान ऊपर उठे तो कहाँ जाएगा? भगवान की तरफ, अध्यात्म की तरफ। तो अग्नि तत्व मतलब आध्यात्मिक राशि, अध्यात्म। तो किसी के कुंडली में अगर ज्यादा ग्रह अग्नि तत्व में है तो व्यक्ति अध्यात्म के ऊपर तरफ जाएगा। ठीक, ठीक है। वायु तत्व मतलब बुद्धिमत्ता, बौद्धिकता का, बौद्धिकता का राशि होती है। ठीक है, किसी के वायु तत्व राशियों में ज्यादा ग्रह बैठेंगे तो इंसान बौद्धिक, बुद्धि वाला, बहुत बुद्धिमान इंसान होगा। ठीक, ब्यूटी हाँ भैया। आ रहा समझ में सब कुछ? कोई डाउट? नहीं भैया, पहले भी गुरुजी पढ़ाए हुए लिखा हुआ बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, पृथ्वी तत्व मतलब, पृथ्वी तत्व मतलब सांसारिक सुख, मतलब संसार के सुख, मतलब संसारिक सुख देने वाले। ठीक है, तो पृथ्वी तत्व में जितने ग्रह बैठेंगे, किसी जितने ज्यादा ग्रह बैठेंगे उतना ज्यादा वो इंसान संसारिक सुख की तरफ उपलब्धि पाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा बच रहा है? जल तत्व। जल इमोशनल, रस वाला, मतलब गीत संगीत वाला। ठीक है, तो जल तत्व मतलब भावनात्मक, रस की तरफ बढ़ने वाला। ठीक है, तो किसी के कुंडली में जल तत्व में ज्यादा राशियां होंगी, वो इंसान उसके तरफ भावनात्मक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुंडली हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, अब बताते हैं कि ये इंसान कैसा होगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की कुंडली खोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अध्यात्म मतलब भगवान की तरफ क्या जाता है? शरीर जाता है कि आत्मा जाती है? कोई अगर कहे कि हमें भगवान की तरफ चलना है, कोई कहे हमें भगवान की तरफ चलना है, आत्मा जाएगा। आत्मा कारक कौन सा ग्रह होता है? आत्मा हम बताए तो सूर्य होते हैं आत्मा के कारक। मन के कारक चंद्रमा। ठीक है, यही बताए थे ना बड़े? हेलो, आत्मा के कारक सूर्य और मन के कारक चंद्रमा बताएं क्या? हाँ, पहले कई बार बताए हैं। पिता के कारक बताना। नहीं बताए। हाँ, पिता के भी कारक होते हैं, आत्मा के भी कारक होते हैं। लिखते चलो, आत्मा नहीं, वो पिता नहीं। का ही आत्मा, पिता के साथ आत्मा के भी कारक होते हैं, सरकार के भी कारक होते हैं। सूर्य, सूर्य जो है सरकार के कारक, आत्मा के कारक, शासन के कारक, पिता के कारक। चंद्रमा मन के, माता के कारक, जल के कारक, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद क्या थे? एक तो बहुत बड़े होशियार इंसान थे, बहुत किताबें पढ़े थे। किताबें पढ़े होंगे तो कौन सी राशि वाले में ज्यादा ग्रह इनको होने चाहिए? एक वायु तत्व वाले में होना चाहिए। बौद्धिक थे ना, बौद्धिक बुद्धि बहुत था इनके पास, एक वायु तत्व में होना चाहिए। और दूसरे आध्यात्मिक इंसान थे, मतलब सन्यासी थे, तो इनका अग्नि तत्व में भी ग्रह होना चाहिए इनका। और अग्नि तत्व मुख्य रूप से कौन सा ग्रह होना चाहिए? आध्यात्मिक ग्रह। आध्यात्मिक ग्रह मतलब कम से कम आत्मा तो होनी ही चाहिए। आत्मा हो जाए, गुरु हो जाए, गुरु विज्ञान के कारक, केतु हो जाए, वो भी इसके कारक होते हैं। ठीक है, तो इनके सूर्य को देखते हैं। सूर्य किस राशि में है?
सूर्य किस राशि में है? धनु। धनु कौन सी राशि है? किस तत्व की राशि है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व किस तरह की राशि है? अध्यात्म की राशि। इससे चीज हो रहा है। अच्छा, सूर्य इनके हैं क्या? नवम भाव के मालिक आकर लग्न में बैठ गए हैं। नवम मतलब धर्म। नवम भाव धर्म का होता है ना? नवम भाव धर्म का होता है। जब धर्म के मालिक आकर लग्न में बैठे तो ऐसा इंसान कैसा हो जाएगा? चोर होगा, डाकू होगा, सन्यासी, धार्मिक होगा। जब धार्मिक वाले ग्रह लग्न में आकर बैठे तो इंसान धार्मिक हो जाए, सीधी सी बात है। या तो लगने से चले जाए धर्म में तब भी धार्मिक हो जाएगा, या धर्म के स्वामी आ जाए लग्न में तब भी धार्मिक हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अग्नि तत्व कहाँ का पढ़ रहा है? एक यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ रहा है और यहाँ पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ बैठ गए इनका मंगल, इनके बैठ गए मंगल एक अग्नि तत्व में, और एक सूर्य बैठ गए। दो ग्रह इनके धर्म की तरफ हैं। ठीक है, अब इनका देखते हैं कि बुद्धि कैसी आई इनकी। बुद्धि के लिए कौन सा तत्व होना चाहिए? मैंने कौन सा बताया बौद्धिकता के लिए? वायु तत्व ना। वायु तत्व में कौन कौन सी राशियां होती हैं? मधु? 3, 7, 11। 3, 7, 11। 3, 7, 11। 3, 7, 11। इसमें कौन से ग्रह बैठे हुए हैं? 7 में गुरु बैठे हैं। तो इनकी बुद्धि किस तरह की हो गई? बुद्धि में मतलब बुद्धि बौद्धिक वाली राशि में गुरु बैठ गए, जिनकी बुद्धि भी उस तरह की बौद्धिकता में मिल गई, ज्ञान वाली, गुरु वाली, आध्यात्मिक ग्रह वाली। ठीक है, आ रहा समझ में? किसी की भी कुंडली खोलेंगे, जैसे अभी की हम कुंडली बना लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में बताते हैं ये किस तरह के इंसान होंगे। तो इनके पहले देखते हैं आध्यात्मिक राशि। आध्यात्मिक ग्रह कौन कौन से थे? अग्नि तत्व 1, 5 और 9 में। तो 5 में देखो, 5 में कितने ग्रह? 3 ग्रह बैठे हैं अग्नि तत्व में। अग्नि तत्व 1, 5, 9 राशि में अग्नि तत्व वाले हैं। तो ऐसा इंसान, उसमें सूर्य केतु आ गए हैं, 2 आध्यात्मिक ग्रह आ गए। ऐसा इंसान धर्म की तरफ बड़ा झुकाव रखेगा हमेशा। ठीक। 3, 7 और 11 में देखो, 3, 7, 11 में राहु और बृहस्पति आ रहे हैं। तो बुद्धि में थोड़ा राहु बुद्धि मतलब बृहस्पति वाले थोड़ा अच्छे भी चीजें आएंगी, और राहु वाले छल कपट भी आ गए इनकी बुद्धि में। आ रहा समझ में? 2, 6 और 10 इन भाव में जो ग्रह होंगे वो संसारिक फायदा देते हैं हमें। 4, 8 और 12 इन राशियों में जो ग्रह बैठते हैं वो हमें भावनात्मक मतलब मानसिक सुख देते हैं। कुछ जो होता है ना कि बहुत मानसिक सुख वाला, बहुत भावनात्मक, बात बात पर रोने लगेंगे। ठीक है, उनकी भावनाएं एकदम बेहवल हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह के ग्रह वाले होते हैं। इन ग्रहों में उनके ग्रह ज्यादा होते हैं इन राशियों में। ठीक, आ रहा समझ में? इसको एक बार दोबारा पढ़ लेना। ठीक है, इन तत्वों का क्या मतलब होता है। ठीक, और कम से कम 5-5 कुंडली एग्जाम्पल उठा के देख लेना कि कौन इंसान कैसा है पुराने कुंडली में। ठीक है, गूगल पर मिल जाएगा सबको कुंडली। ठीक है, नहीं गूगल मिलेगा तो एक ऐप है, इसको डाउनलोड कर लिया करो तुम लोग, ये वाला ऐप, एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप, ये वाला ऐप। इसमें यहाँ पर जाएंगे हम लोग, फिर यहाँ पर दबाना, मैं बता रहा हूँ कहाँ पर। यहाँ पर जो सिक्का बना हुआ है ये, यहाँ पर इस पर जब दबाएंगे हम लोग तो इसमें कुंडली खुल जाती है। जैसे हमने नेहरू की कुंडली खोला है तो नेहरू जी कुंडली खोल लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू कुंडली आ गई। इसमें से हम लोग देख लेंगे, सबकी कुंडली यहाँ पर सेव की हुई है। ठीक है, आ रहा है समझ में? इससे कौन ज्वाइन कर रहा है? ठीक है, आगे चले हम लोग। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। ठीक है, भैया अभी तक हाँ, जब जल तत्व और पृथ्वी तत्व में कोई मतलब राशि ही ना हो तो? कोई ग्रह ही ना हो हाँ, कोई ग्रह ही ना हो, सिर्फ राशि ना हो। तो ऐसे इंसान में भावनाएं कम होती हैं। जल तत्व में जैसे कम ग्रह होंगे उसके अंदर भावना मतलब वो होते हैं ना खुद सूखे सूखे, उनके अंदर भावना ही नहीं आती है। पृथ्वी तत्व में कम ग्रह होंगे तो उनका सांसारिक उपलब्धि कम होगी। पृथ्वी तत्व में जैसे कम ग्रह हो तो सांसारिक उपलब्धि कम होती है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग कुछ कुंडली इससे खोल के देखते हैं।
लोगों में ये भी दिक्कत है, पता ही नहीं चलेगा कौन सी किसकी कुंडली है। आधे लोग कुंडली में पता ही नहीं चलता है कौन सी किसकी कुंडली है। जैसे अडानी साहब हैं, इनके पास पैसे की एकदम कहा जाता खान है, ठीक है, एक अंबानी साहब है, अडानी साहब है, ठीक है। अच्छा, संसारिक फायदा देने वाला कौन सा ग्रह है? जैसे कि अध्यात्म के लिए सूर्य जो है हमने बताया आत्मा कारक है, गुरु एक आध्यात्मिक ज्ञान कारक है और केतु मोक्ष कारक है। इतना पता है तो बताए होंगे, ठीक है। ये जो शनि है इनको सांसारिक फायदे की बताए, जितने कर्म होते हैं हमारे, हमको धन कहाँ से मिलेगा? कर्म से धन मिलता है। शनि है कर्म के कारक, नौकरी के कारक होते हैं शनिदेव, ठीक है। हम जैसे हम लोग उसमें सूर्य को पकड़े थे, कौन व्यक्ति आध्यात्मिक होगा कौन आध्यात्मिक नहीं होगा, उसमें सूर्य के गुरु और केतु देखना जरूरी होता है। सूर्य गुरु और केतु को अग्नि तत्व में होगा तो इंसान आध्यात्मिक तरफ जाएगा, ठीक है। ऐसे शनि को किसी संसार में सांसारिक गेन कितना फायदा होगा इसके लिए देखने के लिए हम लोग पृथ्वी तत्व देखेंगे। सांसारिक फायदा के लिए हम क्या देखते हैं हम लोग? धन के लिए पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व कौन कौन सी राशियां हैं साधना? पृथ्वी तत्व कौन कौन सी राशियां हैं? 6, 2 और 10। 2, 6, 10। 2, 6 और 10, ये है ना 3 राशियां। अब शनिदेव कहाँ बैठे इनके? इसी राशि में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? शनिदेव इसी 10वीं राशि में बैठे हैं ना पृथ्वी तत्व में। हाँ। तो जब शनिदेव पृथ्वी तत्व में बैठे, सांसारिक फायदा क्या हुआ? नहीं कुछ। ठीक है। अच्छा, चंद्रमा कहाँ बैठे तो अच्छा रहेगा? चंद्रमा जल के कारक है, भावनाओं कारक है। चंद्रमा का किसी जल तत्व में बैठे, जल तत्व मतलब 4वीं, 8वीं और 12वीं राशि में बैठ जाए तो ऐसा इंसान का भावनाएं कंट्रोल नहीं रहती हैं, ठीक है। क्योंकि जल तत्व की राशि, जल तत्व वाले ग्रह जल तत्व में बैठ गए, ऐसे इंसान की बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाता है 4, 8, 12 में बैठे हुए चंद्रमा के, ठीक है। इतना आ गया समझ में? विशाल कोई क्वेश्चन? कोई सवाल किसी को अभी तक? इनका बाधक ग्रह कौन सा है अडानी साहब का? बाधक ग्रह कौन सा है? जुपिटर और 9th हाउस में बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया। मधु, इनका बाधक कौन सा भाव है? कौन सा भाव के स्वामी इनके बाधक बनेंगे? बहुत बढ़िया। कैसे? कौन सा लग्न है इनका? चर लग्न है कि स्थिर की? द्विस्वभाव। द्विस्वभाव के कौन सा भाव बाधक होता है? सप्तम भाव। सप्तम के स्वामी कौन है? गुरु। तो चंद्रमा कहां से आ गए? गुरु हो गए इनके बाधक, 9 भाव बैठे हुए हैं, भाग्य को बाधा पहुंचाएंगे इनको, ठीक है। अच्छा, अभी तक तो हम लोग कुछ खराब चीज है, बाधक ग्रह मतलब जो बाधा पहुंचाए, ठीक है। कुंडली में एक होता है योग कारक, योग कारक। ये सब ऐसे है कि हम लोग घर जब बनाते हैं तो छोटे छोटे ईंट लगाना पड़ता है ना, सबसे पहले ईंट लगाना पड़ता है। अब हम लोग ईंट बना रहे हैं, ठीक है। जब ईंट बन जाएगा, कुछ लेयर बन जाएगा, तब हम लोग बनाएंगे ऊपर मकान। बहुत बढ़िया। तो ज्योतिष के शुरुआती वाले सब नींव की ईंट है, ये सब एक जो कॉन्सेप्ट है, जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक अच्छा ज्योतिषी नहीं बना जा सकता है। यूट्यूब देख आते लोग ज्योतिषी बन गए हैं, जिसको कुछ नहीं आता वो भी खुद को ज्योतिषी बनना है, ठीक है। लेकिन ज्योतिष का बेसिक किसी को नहीं पता है। किसी से पूछ लिया बाधा ग्रह क्या होता है तो मुंह खोल देंगे, किसी से पूछ लिया जो कारक ग्रह क्या होता है तो मुंह खोल देंगे। बस क्या देख लिया कि बस आया नहीं, बोले बस मार्केट चल रहा है, शनि के 7.5 चले जल्दी मर जाओगे, जल्दी से पूजा करा लो 50,000 का। मतलब कुंडली इंसान जब दिखाने जा रहा था आजकल लोग लूटने के लिए आ गए हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है। वो जैसे देखेगा अष्टम भाव की दशा चल रही, बोलेंगे मार्केट है, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। ये अष्टम भाव में और भी चीजें हैं। अष्टम भाव में क्या क्या चीजें देखा जाता है विद्यासागर? अष्टम भाव से क्या क्या चीजें देखा जाता है? बड़े यही हो भाई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, पर वो नहीं बोल रहे। बहुत बढ़िया। अष्टम भाव से कितनी सारी चीजें देखे। हाँ यही हो, वहीं रहो, ठीक है, यहाँ ना हो, ठीक है।
अष्टम भाव में इतनी सारी चीजें हैं। अष्टम भाव से उम्र देखा जाता है, जीवन मृत्यु देखा जाता है, आकस्मिक धन लाभ भी अष्टम भाव से देखा जाता है। बिना मेहनत का धन है अष्टम भाव। तो अष्टम भाव से क्या पता अष्टमी से 10,000 उसको पैसा पैसा मिल जाए किसी का, कौन जानता है। लेकिन अष्टमी से दशा देखे नहीं लोग। अच्छा, अष्टम भाव जितनी भी गुप्त साधनाएं होती हैं, कुछ लोग होता है ना कई बार कि कुछ साधना करते हैं, चुपचाप कहीं जा चले गए, 1 महीना 2 महीना 4 महीने बैठकर साधना कर तपस्या कर रहे हैं, वो भी अष्टम भाव है। जो दुनिया को नहीं दिख रहा वो सब अष्टम भाव है। गड़ा हुआ धन भी अष्टम भाव में आता है। अच्छा, जो खेती करते हैं, जब पहले जमाने में होता था कि खेती करें तो फायदा वगैरह नहीं होगा, वो भी खेती वाली जमीन वो भी अष्टम भाव है। लेकिन आजकल ज्योतिष क्या होता है, अष्टम भाव की दशा देखे नहीं, बोल दी बस एक्सीडेंट होने वाला है। इतना भी डरने की जरूरत नहीं है ज्योतिष से, ठीक है। ज्योतिष हम एक चीज सीखेंगे, कब एक्सीडेंट होगा, कब पैसा मिलेगा, कब खेती अच्छा होगा, सारी चीज देखेंगे, ठीक है। कब ऐसा भी कभी अष्टमी की दशा चलती है तो इंसान ज्योतिष में जीत। अच्छा, ज्योतिष भी अष्टम भाव की विद्या है। जितने भी संसार के बाहर वाली विद्या जो दिख रही है, उसके बाहर जो विद्या जो गुप्त विद्याएं हैं, ठीक है, वो सब अष्टम भाव है। कोई हस्तरेखा ज्ञान रख रहा है वो भी अष्टम भाव वाला है, कोई ज्योतिष सीख रहा है वो भी अष्टम भाव की दशा वाला है, ठीक है। अच्छा, ये भी देखा गया है जिसकी अष्टम की दशा चलती है या तो एक्सीडेंट हो जाएगा या तो कुछ गुप्त विद्या सीखने लग जाएगा, या ज्योतिष विद्या में आती है। जितने भी सूक्ष्म विद्या है सब अष्टम भाव है, ठीक है। तो अष्टम भाव से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं योग कारक ग्रह पर, ठीक है। योग कारक, इसका मतलब क्या होगा विशाल? बड़े विशाल है क्लास में? हेलो। अच्छा, कोई बात नहीं। अंकुर, हाँ, योग कारक का मतलब क्या होगा? योग मतलब क्या होता है? योग मतलब जो बाबा रामदेव करते हैं। आवाज नहीं आ रही है। योग मतलब जोड़ देना, एक चीज को दो चीज से दूसरी चीज से जोड़ देना। आत्मा को परमात्मा में जोड़ देना योग है। किसी भी दो चीज को, योग मतलब सिंपल सा हिंदी में बोले जोड़, दो चीजों का जोड़, ठीक है। तो कुंडली में ऐसा होता है कि दो अच्छे भाव के स्वामी अगर एक साथ जुड़ जाए। अच्छा भाव हम कौन को बताए थे? केंद्र भाव, और क्या बताए थे हम? त्रिकोण। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी को हमने क्या कहा था? शुभ भाव होते हैं, ठीक है। हमने बताया था ना, याद है? खराब भाव में हम 3 ही बोले थे, छठे, 8वें और 12वें को। इसको क्या बोले थे हम? त्रिक स्थान, त्रिक स्थान, ठीक है। त्रिक स्थान बंद हो गया। त्रिक स्थान बोले थे, याद होगा। केंद्र मतलब 1, 4, 7 और 10 भाव। त्रिकोण मतलब 1, 5 और 9 भाव, 1, 5 और 9 भाव, ठीक है। अगर किसी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह जो इसमें से किसी एक भाव का स्वामी हो जाए और साथ ही साथ इन दोनों में से किसी एक का स्वामी हो जाए, मतलब इकलौता एक ऐसा ग्रह जो एक ही साथ केंद्र का भी स्वामी हो और त्रिकोण का भी स्वामी हो, उसको बोलते हैं योग कारक ग्रह, ठीक है। मोती इतना समझ मारे, लिखो पहले डिफिनेशन लिखो। कोई ग्रह, अंकुर, कोई ग्रह एक साथ केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो जाए, कोई ग्रह एक ही साथ केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो जाए, उसको हम बोलते हैं योग कारक ग्रह, उसको हम योग कारक ग्रह बोलते हैं। कुछ नया करना है तो कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया पाना है तो कुछ नया करना पड़ेगा बड़े, ठीक है। थोड़ा मेहनत करो। तुम किताब पढ़ रहे हो, वही बताओ। फलदीप का पढ़े कितना? उस दिन बताया तो वही पढ़े, उसके बाद छोड़ ही देना है। नहीं। तुम्हारे ऊपर भाई, हम क्या करेंगे, ठीक है। क्लास इतना रहने देते हैं, ठीक है। अगली बार हम बताएंगे योग कारक ग्रह से, ठीक है। थोड़ा मेहनत किया करो, सब कम से कम 30 मिनट डेली घर पर पढ़ना है फलदीप का, कुछ और नहीं पढ़ना है। बाकी किताब पर हमें भरोसा नहीं है, ठीक है। फलदीपिका पढ़ना है, हमने जो पीडीएफ दिया है, पीडीएफ वाला उठाना है, पूरा पढ़ जाना है। कुछ ना समझ में आए लेकिन पढ़ना है, जो ना आए ग्रुप में डाल देना है, ताकि हम उसको देख लिया करेंगे, अगले क्लास में ले लिया करेंगे, ठीक है। जैसे अभी मधु सवाल है, हर्षल नेपच्यून प्लूटो का क्या मतलब होता है,
भाग्यांक क्या होता है हमें याद है, ठीक है, सब ग्रुप में है, किसी दिन हम इसको पढ़ा देंगे, ठीक है, थोड़ा अभी हम बेसिक सिखा लें फिर हम सिखा देंगे।